हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको 3 अहम बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने साफ कहा है कि दुनिया को अमरीकी रंग में ढालने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। उन्होंने ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर कई अहम बातें की हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के साथ ताल्लुकात पाबंदियों के बावजूद एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। आज की तीसरी खबर यमन जंग को खत्म करने के लिए हूथियों और सऊदी अरब के बीच होने वाली बातचीत के बारे में है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल की मुश्किलात तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी मुखालिफ ताकतें एक साथ आ रही हैं। खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का कहना है कि दुनिया को अमरीकी रंग में ढालने यानी अमेरिकनाइजेशन का प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर कल ट्यूसडे को तकरीर करते हुए रईसी ने कहा कि दुनिया कभी ना बदलने वाले प्रोसेस के तौर पर एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। वेस्टर्न मुल्कों की डायनामिक्स अब दुनिया के लिए काम नहीं करती हैं, जो पुराने सिस्टम के तहत इंपीरियलिस्ट और कभी मुतमईन ना होने वाले साहूकारों की खिदमत करती थीं। अब उसे एक तरफ धकेल दिया गया है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान पूरब और पश्चिम के साम्राज्यवादियों यानी इंपीरियलिस्ट को बेनकाब करने में सबसे बड़ा रोल निभाने पर फख्र महसूस करता है। इसके लिए इस्लामी इनकलाब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इब्राहिम रईसी ने ईरान की इलाकाई मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी के बारे में तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ आपसी फायदे के उसूल पर ताल्लुकात का नया चैप्टर शुरू किया है। ईरान की पड़ोसी मुल्कों के साथ नरम पॉलिसी है। हम दोस्ती में अपनी तरफ बढ़ाए गए किसी भी हाथ को मजबूती से पकड़ते हैं। ईरान ज़्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के बीच बेहतर ताल्लुकात को मजबूत करने को सपोर्ट करता है और इंसाफ की बुनियाद पर पूरी दुनिया के साथ बातचीत में दिलचस्पी रखता है। इस मौके पर प्रेसिडेंट रईसी ने इस साल की शुरुआत में स्वीडन और डेनमार्क में मुकद्दस कुरान की बेअदबी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि मुकद्दस कुरान ने नज़रियात और मजहबों की बेअदबी पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने याद दिलाते हुए पूछा, ऑलमाइटी अल्लाह के अल्फाज से बेहतर इंसानियत को कौन डिफाइन कर सकता है और इंसानी वैल्यूज़ को कौन ऊपर उठा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने अल्लाह के अल्फाज को जलाया है और मान लिया है कि उन्होंने अल्लाह की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया है, लेकिन इंसानियत के लिए कुरान की तालीमात कभी नहीं जलेंगी और बेअदबी की लपटें और डिस्टॉर्शन का सच्चाई से कोई मुकाबला नहीं होगा। रईसी ने कहा कि इस्लामोफोबिया किसी भी किस्म का हो, चाहे वो मुकद्दस कुरान को जलाना हो या स्कूलों में इस्लामिक ड्रेस कोड पर पाबंदी लगाना हो और नफरत फैलाना हो, नफरत फैलाने के इन वाक़यात के पीछे बड़ी साजिशें हैं और उन्हें इजहार राय की आज़ादी तक महदूद करना बहुत कंफ्यूजिंग है। ईरान के नज़रियात को दुनिया के सामने रखते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि उनका मुल्क दुनिया को नए तौर पर पूरब और पश्चिम में बांटने के खिलाफ है। अब जब दुनिया के आज़ाद मुल्क कोऑपरेशन और कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मुख्तलिफ मैदानों में टकराव की आग भड़काने की सिमत में कुछ ताकतों की तरफ से कोशिशें देख रहे हैं। सर्द जंग यानी कोल्ड वार की जहनीत बनाए रखते हुए ये ताकतें इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसके पहले के ग्रुप्स में तकसीम करना चाहती हैं। ये कदम रिएक्शनरी है और मुल्कों की सिक्योरिटी और भलाई के लिए नुकसानदेह है। ईरान का मजबूत यकीन है कि दुनिया भर में किसी भी नए पूरब और पश्चिम को उभरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पिछले साल महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशों का जिक्र करते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि ईरानी नेशन तारीख के सबसे बड़े मीडिया हमले और नफ्सियाती जंग यानी साइकोलॉजिकल वार पर काबू पाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस का फायदा उठाकर मुल्क भर में गड़बड़ी फैलाने की अपनी कोशिशों में कुछ वेस्टर्न मुल्कों और उनकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान की ताकत को कम मानकर गलत अंदाजा लगाया था। वेस्टर्न मुल्कों का टेररिज्म के सिलसिले में सिलेक्टिव रुख का जिक्र करते हुए इब्राहिम रईसी ने टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ वेस्टर्न मुल्कों की मजम्मत की। उन्होंने मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन MKO का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि कुछ यूरोपीय मुल्क टेररिज्म से लड़ने का दावा करने के बावजूद एक टेररिस्ट ग्रुप के लिए महफूज पनाहगाह बने हुए हैं, जिसने 17,000 से ज्यादा
ईरानी शहरियों और अफसरों का खून बहाया है। उन्होंने वार्निंग दी कि टेररिज्म से लड़ने में सिलेक्टिव पॉलिसी टेररिस्ट्स को आगे बढ़ने का मौका देती है। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल अमन प्रोसेस का हिस्सेदार नहीं बन सकता। उन्होंने इजरायली हुकूमत को दुनिया की आखिरी यूनिट माना जो रंगभेद और नस्लवाद की बुनियाद पर है, जिसका कयाम जंग, कब्जे, टेररिज्म और लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी यूनिट अमन की भागीदारी नहीं हो सकती। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सवाल किया कि क्या फिलिस्तीनी जमीन पर 75 साल के कब्जे और उसके लोगों के खिलाफ हमलों और औरतों और बच्चों के कत्लेआम को ख़त्म करने और फिलिस्तीनी लोगों के हकूक़ को तस्लीम करने का वक्त नहीं आ गया है। आपको याद दिला दूं कि ईरान इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता, इसलिए वो यूनिट कहता है। इब्राहिम रईसी ने यूक्रेन जंग की मुखालिफत को दोहराते हुए कहा कि हम यूरोप में जंग को किसी भी यूरोपीय मुल्क के फ़ायदे में नहीं मानते। ईरान हर उस पहल का खैर मकदम करता है जिसका मकसद जंग ख़त्म करना और डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू करना हो। उन्होंने दुश्मनी ख़त्म करने की सिमत में रोल निभाने के लिए ईरान की दिलचस्पी भी जाहिर की। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने कहा है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ ताल्लुकात नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक उनका कहना है कि दोनों मुल्कों को निशाना बनाने वाले वेस्ट के दबाव के बरखिलाफ ईरान के साथ ताल्लुकात नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक आज तेहरान में ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा अश्तियानी के साथ मुलाकात के बाद बोलते हुए शोइगु ने कहा कि रूस और ईरान अमेरिका और उसके वेस्टर्न दोस्तों की मुखालिफत के बावजूद प्लानिंग के साथ सरगर्मियां जारी रखने के लिए मजबूत खड़े हैं। उन्होंने कहा कि रूस और ईरान पर पाबंदियों का दबाव बेमानी साबित हो रहा है, जबकि रूस और ईरान के बीच कोऑपरेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के लीडर्स के बीच भरोसे की बुनियाद वाले ताल्लुकात के नतीजे में आगे बढ़ी बातचीत पर इत्मीनान जाहिर किया। शोइगु ने मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ईरान के साथ आगे मिलकर कदम उठाने के लिए रूस की दिलचस्पी जाहिर की। एक हाई रैंकिंग फौजी डेलीगेशन के साथ शोइगु कल ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी के इनविटेशन पर तेहरान के दौरे पर थे। मुलाकात के बाद बाकरी ने कहा कि तेहरान और मॉस्को बहुत जल्द लंबी मुद्दत के लिए फौजी कोऑपरेशन के समझौते के लिए काम कर रहे हैं। शोइगु का दौरा ईरानी फौज के ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी के मॉस्को दौरे के एक महीने बाद हो रहा है। ईरान और रूस दोनों के खिलाफ वेस्टर्न मुल्कों ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। दोनों ने पिछले वर्षों में फौज और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मैदानों में ताल्लुकात मजबूत किए हैं। आइए अब चलते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। यमन जंग के खात्मे के लिए 5 दिन तक हुई बातचीत के बाद यमन की हूथी सरकार के नुमाइंदे सऊदी अरब की राजधानी रियाद से वापस सना पहुंच गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक ईरान सपोर्ट वाले हूथी अमन समझौते के लिए 5 दिनों से सऊदी जिम्मेदारों के साथ बातचीत कर रहे थे। हूथी सरकार के अल मसीरा टीवी ने कहा है कि हूथी डेलीगेशन और ओमानी मीडिएटर्स सऊदी अरब में एक दौर की बातचीत के बाद ट्यूसडे को यमनी राजधानी सना पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खास मामलात पर पेशरफ्त हुई है, जिसमें यमन से गैर मुल्की फौजियों के बाहर निकलने के लिए टाइम लिमिट और सरकारी नौकरों को तनख्वाह का भुगतान किया जाना शामिल है। 2 सोर्सेज ने कहा है कि दोनों फरीक मशवरे के बाद और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जल्द मिलेंगे। हूथी डेलीगेशन पिछले हफ्ते सऊदी अरब पहुंचा था। 2014 में यमन में ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप हूथियों के जरिए सऊदी सपोर्ट वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को हटाने के बाद जंग छिड़ने के बाद से ये हूथियों के नुमाइंदे का सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा था। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत हूथी की कंट्रोल वाली बंदरगाहों और सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे को पूरी तरह फिर से खोलने, सरकारी नौकरों की तनख्वाह की अदायगी, मुल्क में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की कोशिशों और गैर मुल्की फौजों के लिए यमन छोड़ने के टाइम टेबल पर फोकस है। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2015 में सऊदी अरब ने अपने कुछ दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर फौजी कोalition बनाकर यमन के खिलाफ ये कहते हुए जंग शुरू की थी कि वो हूथियों का कंट्रोल खत्म करके अपनी पसंद की अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल कराएगा। लेकिन पिछले 7.5 साल में हूथियों ने सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी हमले भी तेज किए हैं, जिसमें वहां की तेल कंपनी आरामको के कारखानों को भी निशाना बनाया जा चुका है, जिससे सऊदी अरब का 50% तेल एक्सपोर्ट उस वक्त रुकना पड़ा था।
हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात की बहाली के साथ साथ यमन जंग भी काफी हद तक रुकी हुई है। अब तक जंग में सैकड़ों हजार लोग मारे जा चुके हैं और यमन की 80% आबादी इंसानी मदद पर डिपेंड है। आखिर में आपको बता दूं कि दुनिया की सियासत को समझने के लिए वेस्टर्न मीडिया के इन्फेक्शन और प्रोपेगेंडे से बचना बहुत जरूरी है। अमेरिका, इजराइल और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों का मीडिया दुनिया भर में अपनी सरकारों के एजेंडे पर काम करता है। कहीं मुल्कों के बीच दुश्मनी बढ़ाते हुए जंगें शुरू कराई जाती हैं ताकि सियासी कंट्रोल हासिल किया जा सके, और कुछ मुल्कों में जहां उनकी मर्जी की हुकूमतें नहीं होती वहां अंदरूनी हालात खराब किए जाते हैं। इस सब के जरिए हथियारों का कारोबार भी पनपता है और बहुत से मुल्कों की तरक्की में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। कई मुल्कों को दुश्मनी में तबाह भी कर दिया जाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया के वाकयात को इस प्रोपेगेंडे और इन्फेक्शन से बचते हुए इंटरनेशनल खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।